व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम सीखने वाले हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। डेप्रिसिएशन हमने बहुत अच्छे तरीके से करा है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स का आएगा और तुम्हें इतने अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें एक इतना सा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो आइए जल्दी से समझते हैं। आज सिर्फ बेसिक्स होंगे, कल से क्वेश्चंस करेंगे और मजा आ जाएगा। इस हफ्ते के एंड तक इसे भी कंप्लीट कर देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन कराया हमने बढ़िया तरीके से। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो मेरे बेटे, हेडिंग डाल दो जल्दी से, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बेटा ये जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली सीख रहे हैं ना, प्रीडोमिनेंटली यहां पे हम मेजरली सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। पार्टनरशिप की भी आप सीखोगे, कंपनी की भी आप सीखोगे, बट वो आप क्लास 12th में सीखोगे। यहां पे हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीखते हैं और इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज्यादा नंबर का ये CA/CS लेवल पे भी आता है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आता है। आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो बच्चों, हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जर्नल बनाते हो, यहां से आप लेजर बनाते हो, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस से बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। यहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो एक बात समझो, ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। हम पहले जर्नल सीखते हैं, वंस वी आर डन विद जर्नल देन हम लेजर पे जाते हैं, वंस वी आर डन विद लेजर फिर हम ट्रायल बैलेंस पे आ गए। अब हम ये सीखने वाले हैं, तो ये जो भी आप चीजें बनाओगे वो यहीं से बनेंगी। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम क्या है, क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा? तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेन दो स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स? सबसे पहली होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी एक सोल प्रोप्राइटर, एक मालिक ये जानना चाहता है कि मैं जो धंधा कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो पूरे साल में मैंने प्रॉफिट कमाया या मैं लॉस में गया। तो प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए ये स्टेटमेंट देखनी पड़ती है। और एक स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बेटा कि जो मेरी वेल्थ दिखाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि मेरी वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है बेटा कि मेरे एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करेगी। देखो बहुत सारे लोगों के पास ना बच्चों बहुत सारा प्रॉफिट होता है, बट एसेट्स के नाम पे कुछ नहीं होता। कि भाई 500 की सेल करी, 100 का खर्चा हुआ, 400 का प्रॉफिट जेब में आ गया। अब प्रॉफिट से क्या करूंगा? अपने रोजमर्रा के खर्चे कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, उसे उड़ा दूंगा, मौज आ गई। एसेट कोई बनाया ही नहीं, कोई लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई गाड़ी, कुछ कुछ तो बनाया है, कोई एसेट तो बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो हमारे पास ना दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं बाबू। एक स्टेटमेंट जो प्रॉफिट या लॉस दिखाएगी कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। एक स्टेटमेंट जो ये दिखाएगी कि कमाया क्या है, वेल्दी कितने हो तुम, तुम्हारी नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ भी यही दिखाती है। अगर किसी इंसान की नेटवर्थ देखनी हो ना, तो नेटवर्थ भी बच्चों यही स्टेटमेंट दिखाता है। समझे? जैसे बोलते हैं ना कि अंबानी जी की नेटवर्थ उतनी, उस इंडिविजुअल की नेटवर्थ उतनी। नेटवर्थ यहां से पता चलती है। प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें, राइट। इसके बाद बच्चों इसके अंदर क्या क्या आता है? तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे पास दो अकाउंट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास है बैलेंस शीट। यहां पे एक ही स्टेटमेंट है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। अकाउंट सिर्फ ये दो हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस।
ये एक स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब हम 1 बाय 1 तीनों को सीखेंगे और हमारा बेसिक समाप्त। शुरू करें 1 बाय 1 सीखना। पहले यहां तक का तुम स्क्रीनशॉट लो, इजी। ठीक हो गया बेटा? परफेक्ट हो गया? हाँ सर। चलो अब हेडिंग डालो जल्दी से मेरे साथ साथ, सारे के सारे नालायक ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? देखो बेटा, है क्या ये? सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, हमारे पास जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, हम कुछ भी इस तरीके का सामान बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उसको बनाने में खर्चे बहुत सारे आते हैं। तो जब भी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के प्रोसेसेस को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सामान बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, यानी कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खर्चा कितना आया सामान को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, और कितने का हमने इसको बेचा। जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहां से जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। यानी मेनली बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर मेजरली प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस, फैक्ट्री की परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी। सर कैसे दिखाई देगी? दो चीजों को कंपेयर करके। नंबर 1, मैंने माल कितने का बेचा। नंबर 2, ये माल कितने का बना, इसका खर्चा कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो माल बेच रहा हूं उसको बनाने में खर्चा कितना आया, वो ये है, और जितने का बिक गया वो ये है। दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई, सपोज 100 का बेचा, 80 का खर्चा आया, तो 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। ये वैल्यू ज्यादा हुई तो ग्रॉस लॉस, कुछ भी आ सकता है। समझे? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुम्हें फॉर्मेट सिखाता हूं पूरा ट्रेडिंग का। हाँ सर ये तो डन हो गया। आओ एक फॉर्मेट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर द ईयर एंडिंग होता है बेटा। फॉर द ईयर एंडिंग मतलब हम किस साल का बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना है यहां पे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब कि जो सामान आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक होता है ना। साल के शुरू में जो आपके पास माल है वो ओपनिंग स्टॉक है। फिर जो आपने अब खरीदा, भाई खरीदा तो खर्चा आएगा, परचेजेस, माइनस कर दो परचेज रिटर्न। ये जो बाहर वैल्यू आती है बच्चों, इसको नेट परचेजेस बोलते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न हटा दो तो नेट परचेज आ गया। फिर जो हम सामान बना रहे हैं उसको बनाने में कुछ खर्चे भी आएंगे, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं बेटा, ठीक है। सामान को बनाने में जो भी खर्चे आए उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसके खर्चे कैसे कैसे होते हैं, जैसे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री से रिलेटेड बच्चों कुछ भी लिखा हो ना, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फ्यूल, गैस, पावर, फैक्ट्री में लगने वाली चीजें, वो सब यहां आ जाएंगी डायरेक्ट एक्सपेंस में, ध्यान रखना। दूसरा, अगर ऐसा लिखा हो कि प्रोडक्शन के खर्चे हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वो सब यहां आ जाएंगे। तीसरा बच्चों, अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि इनवर्ड है खर्चा, इनवर्ड का मतलब होता है परचेज के खर्चे, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऐसा लिखा हो, वो आ जाएंगे। और लास्ट में बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस ऑन परचेज, वो आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे पूरी लिस्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, 20 खर्चे हैं, लेकिन मैं आपको 20 याद नहीं कराऊंगा, बस 4 चीजें याद रखना। क्या क्या? या तो वो फैक्ट्री का होगा, या प्रोडक्शन का होगा, या फिर इनवर्ड होगा, या एक्सपेंस ऑन परचेज होगा, है ना। अब इधर क्या क्या आता है सर? इधर माल बेचो, बाय सेल, जितने का माल बिका, माइनस करो सेल्स रिटर्न, ये अमाउंट बाहर लिख दो। इसको बोलते हैं नेट सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? नेट सेल्स। साल के लास्ट में कोई माल बच गया तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो बच गया वो है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो अगले साल बिकेगा, तो एडवांटेज, फायदे वाली चीज है, तो क्रेडिट में लिखो। बेसिकली इसका जो नेचर है ना बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट है।
नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, खर्चे वाली चीजें डेबिट में, फायदे वाली चीजें क्रेडिट में, है ना। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें सिंपली बच्चों कंपैरिजन करना है दोनों साइड का। सपोज इधर तुम्हारे पास 100 और 100 200 है, 200, और ये 50 50 50, तो 200 में से अगर 150 माइनस होगा तो यहीं पे 50 बचेगा। तो अगर बैलेंस डेबिट साइड में आया तो इसको बोलना ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलना ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये हुए 100 100 100 300 और इधर 200, तो बैलेंस इधर आया, इसको बोलना ग्रॉस लॉस। तो बेसिकली या तो बच्चों प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों थोड़ी ना होते हैं बिजनेस में। बिजनेसमैन बोलता है या मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं। अगर मैं इधर आया बैलेंस तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। यहां पे टोटल लगा देना, यहां पे क्या लगा देना, टोटल लगा देना बच्चों। ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले इधर आएगा सेल, जितने का माल बिक रहा है, दिस इज माई सेल। फिर जो माल बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। फिर साल के शुरू में जो खर्चा था, ओपनिंग स्टॉक। देन परचेज, जो खरीदा। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये तो डिफरेंस है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ये दोनों बैलेंस है। बैलेंस तो कहीं भी आ सकता है ना। परफेक्ट। अब एक बार आपको पूरा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिखा दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पूरा फॉर्मेट किताब वाला दिखाता हूं। लो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हमारे पास एक ट्रेडिंग का पूरा फॉर्मेट होता है, जिसको आपको बड़े ध्यान से देख लेना है, ठीक है। देखो इधर क्या क्या आता है, बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये तो बात हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखना, ये सारे खर्चे हैं बच्चों जो आपको याद रखने पड़ते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि याद नहीं रखने, आप चार चीजें बस अपना दिमाग चलाना। चार चीजें कौन कौन सी, कि खर्चा या तो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, या फिर परचेज से रिलेटेड होगा। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि ये चार चीजों से रिलेटेड खर्चा होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेजेस। बेटा वेजेस उनको दी जाती है जो फिजिकल लेबर करते हैं, रेगुलर वाले तो सैलरी लेते हैं, है ना। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मुझे वेजेस नहीं मिलेगी, मुझे सैलरी मिलेगी, क्योंकि मेरा माइंड से होने वाला काम है, राइट। वेजेस डेली वाले लोगों की होती है, वेजर्स की। फैक्ट्री में तो ऐसे वर्कर्स होते हैं। तो ये देखो फैक्ट्री, अगर इकट्ठा आ जाए बच्चों वेजेस एंड सैलरीज, तो आपको पहला वर्ड देखना है। इसका मतलब अगर एग्जाम में ऐसे आया टू सैलरी एंड वेजेस, तो इसका मतलब ये सैलरी है। एग्जाम में अगर ऐसे आया वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब ये वेजेस है। तो अगर सैलरीज एंड वेजेस आया तो वो सैलरी है। सैलरी फैक्ट्री में नहीं मान के चलते हम, ऑफिस में मान के चलते हैं, तो वो यहां नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ वेजेस आएंगी, ठीक है। तो देखो वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से आया तो आपको बताइए, कैरेजेस, किराया। सामान अगर खरीदा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देना पड़ेगा ना, तो कैरेज, कैरेज इनवर्ड आ जाता है बेटा यहाँ पे, कैरेज, कैरेज इनवर्ड। ऐसे ही कैरेज ऑन परचेज, देखो इनवर्ड वाले खर्चे, मैंने बोला था ना आपको इनवर्ड लिखा होगा, तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज। गैस, फ्यूल, पावर फैक्ट्री में यूज होगी। फ्रेट यानी भाड़ा। कार्टेज यानी जो डब्बों में पैक हो गए, कार्ट्स में पैक हो गए सामान आएगा, कार्टेज का खर्चा। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री रेंट। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस तब होते हैं बेटा जब हम शिप से माल मंगाते हैं, तो उस पे जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो है डॉक चार्जेस। विदेश से मंगाया तो इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी, है ना। रॉयल्टी क्या होता है बच्चों की, अगर हम किसी का एसिड को यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमने कोई एसिड यूज करा तो उसका रेंट एक तरीके से वो रॉयल्टी हो जाता है, ठीक है। तो रॉयल्टी, तो ये सारे खर्चे आपको ध्यान रखने की ट्रेडिंग में आते हैं। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेन आपने ये चार चीजें देख ली, इनवर्ड और याद रखना, मेन आपने ये चार चीजें देख ली तो सब वही है। देखो इसको बोल देते हैं हम कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। आया बनाना ट्रेडिंग अकाउंट, फिर दोनों का डिफरेंस देखो, इधर डिफरेंस आया तो ग्रॉस लॉस, इधर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट। डन। हाँ सर। अब सर हमने एक बात देखी कि फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर बनाता हूं मैं, मेरा काम है कैलकुलेटर बनाने का, ओके। कैलकुलेटर बना के बेच रहा हूं, ये तो सेल हो गया। कैलकुलेटर को बनाने के खर्चे सारे ये आ गए बनाने के, बट क्या कैलकुलेटर सिर्फ बनाने का ही खर्चा आता है? क्या कैलकुलेटर अगर हम बेचने बैठेंगे तो ऑफिस का कोई खर्चा नहीं आएगा? क्या कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा?
क्या अदर एक्सपेंसेस नहीं आएंगे कैलकुलेटर पे? सर अदर एक्सपेंसेस तो आएंगे। सर वो सब तो यहां लिखे ही नहीं। इसीलिए नहीं लिखे बच्चों, क्योंकि इसका पर्पस ही नहीं था वो सब लिखने का। उसके लिए एक दूसरा अकाउंट है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका नाम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम बोलते हैं कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग। जहां ट्रेडिंग खत्म वहां पी एंड एल शुरू, ट्रेडिंग खत्म होगा तो पी एंड एल शुरू हो जाएगा बच्चों। तो ये ट्रेडिंग से आगे के खर्चे लिखता है सारे। भाई माल सिर्फ बनाना ही थोड़ी ना है, बाजार में एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है, सेलिंग के खर्चे भी आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस भी आते हैं, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की सैलरी, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, कितने सारे खर्चे और होते हैं, वो सब यहां आएंगे बेटा। तो ऊपर तो सिर्फ 4 चीजों वाले खर्चे थे, बाकी सब खर्चे यहां। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहां आया, क्या के ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यहां ले आओ सबसे पहले। तो पी एंड एल की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो सबसे पहले यहां पे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सर ये कहां से ब्रॉट डाउन हुआ? ट्रेडिंग से, ठीक है। और ग्रॉस लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, वो भी इधर आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पे बच्चों सारी इनडायरेक्ट इनकम्स लिखनी है। भाई बिजनेस में सिर्फ सेल ही थोड़ी ना होती है, अदर इनकम भी तो होती है। सर अदर इनकम मतलब रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एटसेट्रा। मल्टीपल इनकम्स होती है ना बच्चों हमको तो। बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कितनी सारी इनकम होती है, वो सब यहां लिखो। तो जीपी में वो सारी इनकम जोड़ेंगे और उसमें से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से? जैसे ऑफिस के खर्चे, जैसे सेल्स के खर्चे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, जैसे अदर एक्सपेंसेस, जैसे कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी चकारी हो गई, कोई नुकसान हो गया, वो सब यहां आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसको जोड़ेंगे। भाई ग्रॉस प्रॉफिट देखो, फिर फायदे वाली चीज, ये भी फायदे वाली चीज, यानी क्रेडिट में सारे फायदे फिर से, है ना। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में सारे फायदे, डेबिट में सारे खर्चे। अब जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू इधर आई तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर वैल्यू इधर आई तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। और अगर इधर आई इसको बोलते हैं नेट लॉस। अच्छा सर, मेन प्रॉफिट या लॉस ये है? यस बच्चों, ये वो प्रॉफिट या लॉस है जिस पे सरकार आपसे टैक्स मांगती है। तो जो फाइनल प्रॉफिट होता है ना किसी भी फर्म का, वो ये होता है। ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी अधूरा था, ग्रॉस प्रॉफिट में तो सिर्फ सेल और कॉस्ट को कंपेयर करा। अदर एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, सिर्फ माल बनाने पे थोड़ी ना खर्चा आता है, बेचने पे भी आता है, बैड डेट्स भी होते हैं, डेप्रिसिएशन भी होता है, मल्टीपल एक्सपेंसेस और होते हैं, वो सब यहां आते हैं बच्चों। समझे? इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो बेसिकली पी एंड एल में वो खर्चे आते हैं जो ट्रेडिंग में कहीं नहीं आए। ओके देखो, अब देखो तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हमने इधर क्या लिया, पहले ये वाली साइड चेक करो। सबसे पहले बच्चों क्रेडिट में प्रॉफिट आ गया, फिर रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई पैसा मर गया था वो मिल गया, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कहीं और से इनकम आ गई, मिसलिनियस इनकम, छुटर पुटर को इनकम हो गई वो। तो ये सब इनकम्स। अब खर्चे देखो, ऑफिस के खर्चे जैसे सैलरी, देखो मैंने बोला था ना सैलरी ट्रेडिंग में नहीं आता, यहां आएगा सैलरी, सैलरी एंड वेजेस मतलब ये सैलरी है। रेंट हो गया ऑफिस का। अब देखो फैक्ट्री रेंट होता तो ऊपर, ऑफिस का रेंट है तो यहां, खाली रेंट है तो भी यहां। जब तक लिखा नहीं ना फैक्ट्री, तब तक आप फैक्ट्री नहीं मानोगे, फैक्ट्री तब मानोगे जब लिखा है, ठीक है। रेंट हो गया, प्रिंटिंग के खर्चे, पोस्टेज, बिजली का खर्चा। अब देखो खाली लाइटिंग लिखा है, ऑफिस लाइटिंग नहीं लिखा, लेकिन अगर फैक्ट्री की लाइटिंग होती ना बेटा तो वहां फैक्ट्री लाइटिंग लिखा होता, समझे। तो ऑफिस के लिए स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री के लिए करेगा क्वेश्चन में कि ये फैक्ट्री लाइटिंग है, ठीक है। इंश्योरेंस, टेलीफोन का खर्चा, लीगल यानी कि जो लीगल टीम्स होती हैं जो लॉ देखती हैं, लीगल खर्चे, ऑडिट का खर्चा, ऑडिट तो तुम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ही तुम सारे के सारे, तो सीए लोग जो ऑडिट फीस लेते हैं उसको ऑडिट फीस बोल देते हैं, ऑडिट एक्सपेंसेस। ट्रैवल का खर्चा,
भाई जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, इधर उधर ट्रैवल भी करेगा बिजनेस के लिए, तो उसके खर्चे, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस सेटअप के खर्चे, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग के खर्चे, देखो आउटवर्ड, ऊपर इनवर्ड वाले खर्चे आते हैं, यहाँ पे आउटवर्ड वाले, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, कमीशन देना, ये कमीशन पेड है बेटा। ब्रोकरेज देना, ब्रोकरेज क्या होता है कि अगर आप किसी ब्रोकर की मदद से कोई चीज खरीदते हो उस पर कमीशन देना, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के बाद आ गया बैड डेट्स, कोई पैसा मर गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट होता है देश से बाहर माल बेचना, एक्सपोर्ट ड्यूटी। पैकिंग के खर्चे, डिलीवरी वैन के खर्चे, स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए रिलेटेबल खर्चे, स्टेबल एक्सपेंसेस। फिर डिस्काउंट दिया, कोई रिपेयर कराया, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट दिया, बैंक के खर्चे, एंटरटेनमेंट के खर्चे। तो देखो कितने सारे खर्चे होते हैं, डोनेशंस। तो ये सारे खर्चे सर क्या मैं याद करूं? नहीं मेरी जान, याद कुछ नहीं करना तूने बस समझना है मेरे साथ साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने अगर मुझे याद कराना होता तो मैं यहां पे तेरे को इतना छोटा फॉर्मेट थोड़ी बनाता बेटा। आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये P&L के लिए और ये बेटा हमारा ट्रेडिंग के लिए। बात समझे? तो ट्रेडिंग और P&L जो है बाबू, ये हमारे मेनली कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। देखो मैंने बोला था ना, जो प्रॉफिट्स दिखाएंगी, जो ये दिखाएगी कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग देखा, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा। अगली क्लास में तुम्हें पहले फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बताऊंगा, फिर सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आज का मेरा मोटिव जो था वो ये था कि तुम्हें एक ओवरव्यू हो, एक आइडिया हो। आज तुम एक बार ध्यान से पूरे फॉर्मेट्स को गो थ्रू करो, चीजों को समझो। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस चीज को अगली क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें जल्दी नहीं है, क्लैरिटी देनी है मुझे तुम्हें हर चीज पे। ठीक है, तो आज ये, कल बैलेंस शीट, क्वेश्चन शुरू करूंगा, परसों ये चैप्टर खत्म। फिर करेंगे विद एडजस्टमेंट्स, इसमें एक और चैप्टर है विद एडजस्टमेंट्स, 3-4 दिन वो लेगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा ये टॉपिक। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखो। भाई तुम्हारे साथ है, 11th क्लास में फोड़ना है। बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स ऑलरेडी खत्म हो गई है, अकाउंटेंसी की बारी चल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।